हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नए प्रश्न एवं विचार, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 6वां अध्याय है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे बुद्ध की कहानी और उन्हीं से संबंधित ईशा गौतमी की कहानी। साथ ही दूसरी ओर जो उपनिषद का संकलन किया जा रहा था उनके बारे में पढ़ेंगे, षड दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो व्याकरणविद पाणिनि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही बौद्ध जी के अलावा इसमें हम जैन धर्म पढ़ेंगे, संघ क्या होते थे, विहार क्या होते थे और आश्रम व्यवस्था क्या होती थी और इसका जो जन्म है वो कैसे हुआ, ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी। तो जो बुद्ध हैं ये इनका जन्म सबसे पहले लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो जो बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और यह क्षत्रिय थे और शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और इन्होंने युवावस्था में मतलब घर त्याग दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल वगैरह, और ज्ञान की खोज में ये निकल गए। उसके बाद काफ़ी वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। यहीं से इनका नाम बुद्ध पड़ा और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया था वह वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति पा लेना महापरिनिर्वाण कहलाता है, जो कि कुशीनारा में हुआ था। अब हम बुद्ध की शिक्षाओं पर बात कर लेते हैं। तो बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उनमें मेन थी जो समस्या कि दुख है और दुख का निवारण भी है। अब जो दुख है, दुख का मतलब है कि जो जीवन है वो कष्टों से और दुखों से भरा है और तृष्णा मतलब इच्छाएं, जो दुख का कारण है वह हमारी इच्छाएं हैं। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि पहले तो दुख है और दुख का कारण है और कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। और इन इच्छाओं को खत्म करने के लिए, ये लालसा से मुक्ति पाने के लिए हमें आत्मसंयम रखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षाओं में अहिंसा और कर्म को महत्व दिया। अहिंसा में उन्होंने बताया कि सभी जानवरों का आदर करना चाहिए और कर्म से हमारे फल प्रभावित होते हैं, यानी कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ये सब हमें गौतम बुद्ध ने सिखाया। अब एक किशा गौतमी जी थी, उनकी कहानी पढ़ लेते हैं। उसी टाइम पे होता क्या है, जो किशा गौतमी जी होती हैं उनके जो पुत्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो अपने पुत्र को गोद में लेकर नगर में घूम रही थी और सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मतलब मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तो एक व्यक्ति ने उन्हें गौतम बुद्ध के पास भेज दिया। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें क्या उपाय बताया? गौतम बुद्ध ने कहा किशा गौतमी से कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों ला कर दे दो। तो किशा गौतमी ये सुनकर खुश हो गई कि अब मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। और तो फिर लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक कर कहा कि लेकिन सुनो किशा गौतमी, जो तुम सरसों भर मुट्ठी में लेके आओगी ना, मुट्ठी भर के, वो याद रहे कि उस घर से किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो इतना सुनकर किशा गौतमी चली जाती हैं और पूरे नगर में सबके यहाँ पर सरसों मांगती हैं मुट्ठी भर, और उन्हें ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो अंत में क्या होता है, उन्हें समझ में आ जाता है किशा गौतमी को कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अब हम जान लेते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद एक तरफ तो ये बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था और दूसरी ओर जो उपनिषद हैं उनका संकलन किया जा रहा था। तो जो उपनिषद हैं इनका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और जो अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी बातों का संकलन किया जाता था। और ये जो उपनिषद हैं वो उत्तर वैदिक काल का हिस्सा हैं, यानी कि जो उपनिषद हैं वो कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद एक मुख्य प्रश्न बनता है कि लोगों का मुख्य प्रश्न ये होता था कि क्या मृत्यु के बाद मतलब क्या होता होगा और यज्ञों की क्या उपयोगिता है। तो कुछ चिंतकों का मानना था कि कुछ तो ऐसा स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी है। तो
उन्होंने आत्मा और ब्रह्म को एक ही कहा। अब कुछ मुख्य विचारक हैं, जैसे उपनिषद से संबंधित, जैसे इनमें ब्राह्मण और जो कुछ राजा और कुछ स्त्रियां भी भाग लिया करती थी जब कोई बातों को लेकर वाद विवाद होता था उनमें। अब इनमें एक प्रसिद्ध महिला हैं गार्गी एक प्रसिद्ध महिला विचारक हैं। देखिए आप इसको ये यहाँ पे एक शब्द आया महिला विचारक गार्गी, आप इनका प्रयोग निबंध में कर सकते हैं। जब महिलाओं की स्थिति से संबंधित कोई निबंध में पूछा जाता है तो हम ये उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद एक थे सत्यकाम जवाल, जो कि दासी के पुत्र हुआ करते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने इन्हें क्या किया था, गौतम बुद्ध ने इन्हें अपना शिष्य माना था। ब्राह्मण नहीं होगा यहाँ, शिष्य होगा। गौतम बुद्ध ने इन्हें अपना शिष्य माना था। और एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं पाणिनि, जो कि व्याकरणविद हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। और अब हम कुछ सरदर्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यूपीपीसीएस में। तो यहाँ पे ये जो 6 दर्शन हैं इनका मैचिंग लगाने को लिए बोलते हैं। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कितने विकल्प सही हैं, तो इनको हम कोशिश करेंगे कि यही याद कर लें। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे पहले 6 दर्शन कौन कौन से हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। एक बार मेरे साथ मतलब आप बोलिए, देखो वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ऐसे 2 याद रख लो, ठीक है। फिर एक हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है, न्याय, सांख्य और योग। अब जो न्याय के प्रवर्तक हैं वो कौन है, गौतमी है। उससे पहले वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है, ऋषि कणाद। सांख्य के कपिल और योग के पतंजलि। ऐसे याद रख लेना, जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट आते हैं ना, जो बाबा रामदेव हैं और वो योग वगैरह करते हैं, तो योग का ऐसे आसानी से याद हो जाएगा, योग का पतंजलि। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी, जो पूर्व में लिखी गई पहले, वो पूर्व मीमांसा का जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का उत्तर मतलब व्यास। उत्तर, जैसे उत्तर में, भारत के उत्तर में व्यास नदी बहती है, तो ऐसे याद रख लो कि उत्तर मीमांसा का विवाद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम जैन धर्म से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो जो जैन धर्म है, इसमें जो जैन धर्म के साथ साथ हम महावीर स्वामी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो वर्धमान महावीर हैं उनका समय लगभग 2500 वर्ष ही पूर्व माना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के आसपास का ही समय है। तो उस समय भारत में 2 नए धर्मों का उदय हो रहा था, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और जो वर्धमान महावीर हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और यह किस कुल से थे, ये बज्जी जो संघ था ना, हमने पिछले चैप्टर में बज्जी संघ को पढ़ा था, तो वहीं के एक लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग कर दिया था। और 12 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की थी। और जो जैन शब्द है वह जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और इनकी जो जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं वो क्या हैं, इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं कि जैसे जिसको भी सत्य जानना है, जिस किसी को भी सत्य जानना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको गृह त्याग करना ही पड़ेगा। और साथ ही अहिंसा की बात करते हैं, मतलब वर्धमान महावीर लिखते हैं कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। और साथ ही यह ईमानदारी, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य पालन, इन सब चीज़ों पर भी जोर देते हैं। लेकिन जो बुद्ध थे उनकी शिक्षाएं जो थी और उनकी जो भाषा थी उपदेश देने की, वो पाली थी। क्योंकि वहाँ पे पहले पाली भाषा आमजन की भाषा थी, वो सबको समझ में आती थी। लेकिन जैन की जो भाषा थी उपदेश देने की, वो प्राकृत थी। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बुद्ध जी की भाषा कौन सी है, पाली। और महावीर जी की उपदेश देने की भाषा कौन सी है, प्राकृत। तो ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखना, है ना। उसके बाद देखिए जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ और इसके नियम कैसे बनते थे। तो जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनका जीवन मतलब थोड़ा कठोर होता था। जैसे कि भोजन के लिए भिक्षा मांगकर खाओ, जो भिक्षा में मिल जाए, और सादा जीवन जियो। और जो पुरुष होते थे उन्हें वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। और जो किसान होते थे उनके लिए तो और ज़्यादा कठिन था, क्योंकि
जो जैन धर्म है उसमें अहिंसा की बात की जाती है कि हमें जानवरों का भी जीने का अधिकार है, हमें उन्हें मारना नहीं है। लेकिन किसानों को दिक्कत होती थी क्योंकि वो अपनी फसल बचाने के लिए कीड़े मकोड़े उनको मारने पड़ते हैं। अब जैन धर्म को किन किन का समर्थन मिला, जैसे कुछ मुख्य व्यापारियों का समर्थन मिला और आगे चलकर सदियों बाद ये उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। अब ग्रंथ लेखन की बात कर लेते हैं। जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उनका संकलन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर हुआ। अब हम संघ के बारे में जान लेते हैं कि संघ क्या होते हैं। तो जो संघ हैं वो महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि जिनको ग्रह त्याग करके ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ऐसे जो लोग थे जो ग्रह त्याग करते थे उनको संघ नामक संगठन बनाकर रहना पड़ता था। मतलब जिन्होंने घर छोड़ दिया है वो लोग कहाँ रहते थे? संघ में रहते थे। अब जो संघ में रहने वाले लोग थे उनको भिक्षु कहते थे। क्या कहते थे? भिक्षु। तो उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो वह नियम कहाँ पर लिखे गए हैं? विनय पिटक में। तो जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे वो कहाँ लिखे गए हैं? विनय पिटक में, है ना। बाकी विनय पिटक में जो भी संघ से संबंधित नियम है वो बताए गए हैं। वहाँ लिखा है कि जो स्त्री पुरुष थे वो अलग अलग उनके रहने की व्यवस्थाएं थी, उनका जीवन सादा होता था और वो भिक्षा मांगते थे। अब संघ में वैसे तो सबको प्रवेश की अनुमति थी लेकिन उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे कि बच्चे को माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी, दासी को अपने स्वामी से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो राजा के यहाँ काम करने वाले हैं उनको अपने राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्त्री को अपने पति से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो कर्जदार हैं उनको देनदार से परमिशन लेनी पड़ती थी संघ में शामिल होने के लिए। अब हम समझेंगे कि विहार क्या होते हैं। विहार होते हैं, देखिए सामान्यतः ये विषयों के सरला स्थल होते हैं जो विहार होते हैं। अब क्या होता था, वैसे तो ये लोग खुले में रहते थे लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी, वर्षा का समय होता था, ये कुछ अस्थायी जगह पर निवास करते थे रुककर, जैसे पहाड़ियों में जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी वहां पर। लेकिन फिर आगे चलकर क्या किया, इनके अनुयायियों ने कुछ गुफाएं काटकर वहां पे रहने का स्थान बना लिया, स्थायी स्थान बना लिया। तो और ये जो स्थान है पहले तो लकड़ी से बनाते थे लेकिन आगे चलकर ये ईंटों से भी बनाए जाने लगे। और इनका निर्माण कौन करवाता था? जैसे कुछ धनी व्यापारी होते थे वो, और फिर राजा या फिर कोई जो भी भूमि स्वामी होते थे जिनके पास ज्यादा भूमि होती थी वो भूमि दान कर देते थे। तो वहां पर उसी भूमि पर विहार बनाए जाते थे। अब एक महत्वपूर्ण विहार है कार्ले की गुफा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और यह भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। और अब हम जान लेते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है। देखिए जो आश्रम व्यवस्था है ना, इसका जो विकास है वो ब्राह्मणों ने किया और उसी समय जिस समय बौद्ध और जैन धर्म था उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास शुरू किया। आश्रम का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का एक चरण। यहाँ आश्रम का मतलब वो नहीं है जहाँ हम रहते हैं, मतलब हम नहीं रहते, जैसे कि आपने सुना होगा वृद्धाश्रम है लोगों की जहाँ पर सेवा वगैरह करने के लिए होते हैं जो आश्रम, वो नहीं। ये आश्रम का मतलब है जीवन के चरण। तो सबसे पहला चरण होता था ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ जीवन और फिर संन्यास जीवन। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता था कि इसमें वेदों का अध्ययन करना और सादा जीवन सम्मिलित था। और गृहस्थ में विवाह वगैरह करना और अपना परिवार संभालना, वो सब गृहस्थ जीवन में है। आप में से बहुत सारे लोग अभी ब्रह्मचर्य में होंगे और गृहस्थ जीवन में होंगे, और वानप्रस्थ में तो कोई नहीं होगा, जैसे साधना वगैरह करना जंगलों में। और सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग दे और अपना सादा जीवन जिए, है ना। अब एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि जो स्त्रियां थी ना, जो स्त्रियां थी ना उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी और ना ही वो अपनी मर्जी से आश्रम चुन सकती थी। यानी कि उनके पति जिस आश्रम को चुनते थे उनको वहीं उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता था। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का ये जो 6वां अध्याय था इसको भी कंप्लीट कर लिया है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सानिक्स पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 7वां अध्याय, जो कि है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो कि था मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा, साम्राज्य का प्रशासन कैसा हुआ करता था। अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और अशोक का कलिंग युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही अशोक का धम्म क्या है और प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे, और चीन के दीवार के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी स्थापना लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अशोक के दादाजी हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और किसकी मदद से की थी? तो वो चाणक्य की मदद से की थी। और चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और इस सब की जानकारी हमें इनकी किताब अर्थशास्त्र से मिलती है। अब जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। साथ में कुछ महत्वपूर्ण नगर थे जिनमें उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख हैं। इन नगरों में कौन रहा करता था? व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार इन नगरों में रहा करते थे। और दूसरी ओर गांव में भी लोग निवास करते थे। तो गांव में कौन लोग रहते थे? जैसे किसान और पशुपालक। और पूरे साम्राज्य में अलग अलग लोगों का अलग अलग भोजन, पोशाक और भाषाएं हुआ करती थी। अब यहाँ पर ये जो मैप है, इसमें मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नगर और अशोक के अभिलेख दर्शाए गए हैं। तो ये देखो, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, और इसी प्रकार से आप भी इस मैप में देख लेना। ये जो भी अशोक के अभिलेख मिले हैं वहाँ से, ये सब प्राप्ति स्थल हैं उनके, जिसमें मानसहरा, सहवाजगढ़ी और ये कांधार, साथ ही ये मास्की और इलाहाबाद, सारनाथ, सांची, टोपरा, रामपुरवा, धौली, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और इनको अच्छे से आप याद रख लेना। और अब आगे हम जान लेते हैं कि वंश क्या होता है। तो वंश का मतलब होता है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसको हम वंश का नाम दे देते हैं। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वंश से आप क्या समझते हैं। और आगे चल के आप और भी वंश पढ़ने वाले हो। अभी जैसे हम मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो राजा थे वो है चंद्रगुप्त। फिर उनके पुत्र होते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हैं अशोक। यानी कि अशोक के पिताजी का नाम है बिंदुसार और अशोक के दादाजी का नाम है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के पोते हुए अशोक। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसा हुआ करता था? तो जो साम्राज्य था वो क्या था? अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन हुआ करता था। और जो कर व्यवस्था थी कैसी थी कि नियमित ढंग से, मतलब नियमित रूप से वहां पे कर इकट्ठा किया जाता था फसल के ऊपर और व्यापारियों से। और नजराना क्या होता था? ये नजराना जो होता था वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो तब लिया जाता था, और इसको लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे। उदाहरण के लिए हम एक देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने व कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और अब एक मेगास्थनीज का वर्णन दिया गया है, उसको देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का वर्णन कैसे किया है। सबसे पहले तो जो मेगास्थनीज हैं वो पश्चिमी एशिया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और इनकी एक पुस्तक है इंडिका, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी दी? इन्होंने जानकारी दी कि जो सम्राट की सवारी है वह सोने की पालकी की होती थी, और सोने चांदी से उनके हाथी सजे होते थे। और जो रक्षक होते थे वो आप मतलब पेड़ लेकर चलते थे, ऐसे बड़े बड़े पेड़, और उन पर तोतों का झुंड रहता था। और कई कई बार वो जो तोते हैं ना, वो राजा के ऊपर ऐसे मंडराते रहते थे। अब सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो जो राजा है ना, उनके आसपास हथियार लिए हुए हमेशा कुछ महिलाएं चलती थी राजा की सुरक्षा के लिए, ऐसा मेगास्थनीज ने बताया है। और एक प्रमुख नगर था पाटलिपुत्र, जो जिसकी विशाल प्राचीर थी, मतलब दीवार बनी हुई थी चारों ओर, 570 बुर्ज और 64 द्वार हुआ करते थे।
और अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अशोक जो है वो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं और इन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि अभिलेखों के द्वारा इन्होंने अपनी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी संदेश हैं, वो जनता तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया। अभिलेख का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो अभिलेख होते हैं वो कठोर सतह या धातु पर लिखे हुए जाते हैं और इनमें राजा या रानियों के कुछ संदेश होते हैं। तो इनके जो सामान्यतः अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और एक युद्ध करते हैं सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध। और ये जो कलिंग है ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है। इस कलिंग युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल होते हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब देखकर अशोक के मन में वितृष्णा का भाव आ जाता है और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसी के साथ वो धम्म अपना लेते हैं और वह बुद्ध धर्म अपना लेते हैं। अब हम अशोक के धम्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि अशोक का धम्म क्या कहता है कि किसी भी देवता की पूजा अथवा कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है और उनका जो धम्म है वो अशोक के उपदेशों से प्रभावित है। जैसे उन्होंने कैसे प्रजा को संदेश दिया, जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं ना, वैसे उन्होंने जनता को भी संदेश दिया। अब धम्म महामात्र क्या होते हैं? धम्म महामात्र का मतलब है वो अधिकारी कुछ नियुक्त किए जाते थे जो जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देते थे। अब प्रजा के लिए उन्होंने क्या संदेश लिखा कि उन्हें कर्मकांड नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई कर्मकांड नहीं करना है, दासों व नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है और सभी जीवों पर दया करनी है। अब हम धार्मिक सहिष्णुता का मतलब समझ लेते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, जिनका संदेश वो अशोक अपनी जनता को दे रहे थे। तो धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है ना ही अपने धर्म की प्रशंसा करनी है और ना ही किसी दूसरे के धर्म की निंदा करनी है। ये दोनों ही गलत होते हैं, इसको हम धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं। अब हम चीन की दीवार के बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये फैक्ट दिया गया है। जो चीन की दीवार है जो चीन की दीवार है, इसका निर्माण 2400 साल पहले यानी कि मौर्य साम्राज्य से थोड़ा पहले हुआ था और इसको चीन सम्राटों ने बनाना शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या होता था? जो उत्तरी सीमा के पशुपालक लोग थे ना, उनकी रक्षा करना। और इसका जो निर्माण कार्य था 2000 वर्षों तक चला। साथ ही यह 6400 किलोमीटर लंबी है। तो ये चीन की दीवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। और इस प्रकार से ये जो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 7वां अध्याय है, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 8 पर बात करेंगे और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल सानिक्स पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 8वां अध्याय, जो कि है खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। इससे पहले 7वें चैप्टर में हमने जब पढ़ा था उसको, तो उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में था। अब इस चैप्टर में उससे आगे की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि जैसे लोहे के औजार और खेत हुए थे, कृषि और उत्पादन के लिए और अन्य कदम क्या बढ़ाए गए, गाँव में कौन कौन लोग रहते थे, नगर किस प्रकार से नगर में गतिविधियां होती थी, सिक्के क्या होते थे, शिल्प तथा शिल्पकार क्या थे, और सूक्ष्म निरीक्षण में हम देखेंगे अरकमेडु एवं रोमन व्यापार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोहे के औजार और खेती। देखिए, जो लोहे का प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था और ये चीज हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। जब हमने महापाषाण की कब्रों के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोहे के औजार मिले हैं और 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों का प्रयोग और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। यानी कि शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले, और प्रयोग कब बढ़ा? 2500 साल पहले लोहे का प्रयोग बढ़ना शुरू हुआ। और इसको हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि कैसे कुल्हाड़ियों का यूज होने लगा, जिसे लोग जंगलों की साफ सफाई में यूज करते थे, और हलों के फाल का यूज होने लगा जिसे लोग खेत की जुताई करने के लिए प्रयोग करते थे। तो इन सब से क्या हुआ? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए कुछ अन्य कदम उठाए गए,
जैसे कि सिंचाई, तो सिंचाई के लिए लोग नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनने लग गए थे। आगे देखेंगे गांव में कौन लोग रहते थे। देखिए गांव में कौन लोग रहते थे, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते थे। जैसे तमिल क्षेत्र में जो लोग थे वह 3 भागों में बटे हुए थे। जो सबसे बड़ा स्वामी होता था उसको बेल्लाल कहते थे। उसके बाद साधारण जो हलवाहे होते थे उनको उड़वार कहते थे। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सबसे नीचे होते थे वो भूमिहीन मजदूर और दास होते थे, जिन्हें कड़ैशियार एवं अधिमई कहा जाता था। साथ ही उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को ग्राम भोजक कहा जाता था। और ग्राम भोजक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, बहुत ही शक्तिशाली पद हुआ करता था ग्राम भोजक। ये गांव का प्रधान होता था, लेकिन इसको चुना नहीं जाता था, ये अनुवांशिक होता था। और सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इसको राजा की तरफ से कर वसूलने का भी अधिकार होता था। साथ ही यह कभी कभी न्यायाधीश व पुलिस का कार्य भी करता था। साथ ही कुछ अन्य लोग होते थे। अन्य लोगों में जो छोटे किसान होते थे वो आते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर जिन्हें दास कर्मकार कहा जाता था। अब हम जान लेते हैं सिक्के और संगम साहित्य के बारे में। देखिए आहत सिक्के हुआ करते थे। चांदी और तांबे पर विभिन्न आकृतियों को आहत यानी कि ठप्पा लगाकर उन्हें आहत पहुंचाकर उनको यूज में लाया जाता था। और ऐसे सिक्कों का प्रयोग 500 साल तक चला। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, इन सिक्कों पर बस आकृतियां बनी होती थी, और यह चांदी या तांबे के होते थे। अब हम संगम साहित्य की बात कर लेते हैं। जो संगम साहित्य है वो तमिल का प्राचीनतम रचना है, और यह इसका जो लेखन है वो 2300 साल पहले किया गया था। और मदुरै में कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। किसका? संगम साहित्य का। आगे हम जानेंगे नगरों में कुछ विशेष नगर, जैसे कि मथुरा एक महत्वपूर्ण केंद्र था, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, धार्मिक केंद्र था। अब लगभग 2500 साल पुराना ये शहर है और यातायात और व्यापार के रास्तों पर स्थित था। और मूर्तिकला के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। यहाँ पर बेहतरीन मूर्तियां बनाने का मथुरा केंद्र रहा है। साथ ही धार्मिक केंद्र, यहाँ पर बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण भक्ति का यह प्रमुख केंद्र रहा है। और यह कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। आगे हम पढ़ेंगे शिल्प तथा शिल्पकार। तो कुछ पात्र मिले हैं जो उत्तरी काले चमकीले पात्र हैं। इनको NBPW कहा जाता है। और यह कठोर एवं धातु की तरह दिखने वाले चमकदार पात्र हुआ करते थे। साथ ही कुछ शिल्पकार और व्यापारियों का संघ होता था, जिसको हम श्रेणी कहते थे। अब इन श्रेणी का कार्य क्या होता था? लोगों को प्रशिक्षण देना, जो भी हम शिल्प का काम कर रहे हैं उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण, और बैंक के रूप में कार्य करते थे, यानी कि धन को जमा करते थे। अब आगे पढ़ लेते हैं अरकमेडु और रोमन व्यापार। तो जो अरकमेडु था ये लगभग 2200 से 1900 साल पूर्व एक पत्तन था, बंदरगाह हुआ करता था। पुडुचेरी में देखिएगा मानचित्र में आप इसको अरकमेडु को, ये आपका होमवर्क है। अब यह यहाँ पे क्या था? ईंटों के गोदाम मिले हैं, एम्फोरा पात्र मिले हैं जो शराब और तेल के लिए उपयोग में लाए जाते होंगे, और एरेटाइन पात्र जो मोहरें लगी होती थी उन पर, और लाल चमकदार बर्तन होते थे। और साथ ही यहाँ से कपड़े रंगने के बड़े बड़े पात्र मिले हैं, और शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से रोमन के लिए व्यापार हुआ करता था, रोम के लिए। और वहाँ की कुछ चीज़ें, इटली की जो रोम की चीज़ें हैं कुछ यहाँ पर मिली हैं अरकमेडु में। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग रोम के साथ व्यापार किया करते थे। अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियों में सबसे पहले 3000 साल पहले उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत हुई, और 2500 साल पहले लोहे का प्रयोग बढ़ता है, नए नए नगरों का विकास होता है, और आहत सिक्कों का बनना शुरू हो जाता है। और 2300 साल पहले संगम साहित्य की रचना की शुरुआत होती है, तथा 2200 से 1900 साल पहले एक प्राचीन पत्तन हुआ करता था अरकमेडु। आज की क्लास में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 8वां अध्याय भी कंप्लीट कर लिया है, और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके क्लास के साथ अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। आपका एनसीईआरटी का ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 9वां अध्याय, जो कि है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे कि
व्यापार और व्यापारियों के बारे में बात करेंगे और समुद्र तट से लगे राज्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही रेशम मार्ग की कहानी समझेंगे और बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ इसको हम कवर करेंगे। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या थी, तीर्थयात्री क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। नालंदा के बारे में बात करेंगे और भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। हम पढ़ना शुरू करते हैं। आगे है कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो ये हमें कैसे मिलती है। देखो, जो दक्षिण भारत है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, जो अराकमेडु है वहाँ से रोमन साम्राज्य के लिए व्यापार होता था। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, जो उपमहाद्वीप है वहाँ से संबंधित कुछ मतलब बर्तन वगैरह पाए गए हैं और तो उनसे हमें व्यापार की जानकारी मिलती है। तो दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पे जो काली मिर्च थी उसकी रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मांग थी और रोमनवासी काली मिर्च को काला सोना कहा करते थे। और जो सामान है यहाँ से, दक्षिण भारत से जो सामान है वो व्यापारी समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते कहाँ तक पहुँचाते थे, रोम तक पहुँचाते थे। और दक्षिण भारत में क्या होता है, रोम के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से जो व्यापार है वो रोमन साम्राज्य के लिए किया जाता था। और क्या होता है, जो व्यापारी हैं वो समुद्री रास्ते उन्होंने खोज निकाले और ये जो रास्ते होते थे ये समुद्र के किनारे होते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। और लंबी यात्राओं के लिए ये यात्री जहाज़ों का निर्माण भी किया करते थे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि समुद्री तटों से लगे राज्य। तो हम समुद्री तटों से लगे हुए राज्यों को पढ़ लेते हैं। देखो, दक्षिण में जो राजा होता था उसको मुवेदार कहते थे। क्या कहते थे? मुवेदार। और ये जो टर्म है काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि मुवेदार कौन होते थे। यूपीएससी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुवेदार याद रखेंगे। जो दक्षिण के राजा थे उनके लिए मुवेदार शब्द का यूज़ होता था। और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, यानी कि तीन शासक परिवार। अब कौन कौन से थे वो? चोल, चेर, पांड्य। और ये करीब 2300 साल पहले थे। और इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 केंद्र होते थे, यानी कि टोटल कितने केंद्र हो गए? 6। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण थे। एक था पुहार या कावेरी पत्तन, दूसरा मदुरै। जो पुहार था वो चोलों का प्रमुख पत्तन हुआ करता था और मदुरै पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। और जो मुखिया लोग थे वो अपनी जनता से टैक्स नहीं मांगते थे, बल्कि उसके बदले में उपहार मांगते थे। अब एक और वंश है सातवाहन वंश, जो कि चोल, चेर, पांड्य के करीब 200 साल बाद उभरा। और इसका जो सबसे प्रमुख शासक था वह था गौतमी पुत्र शतकर्णी। और इसकी जानकारी हमें इनकी माता गौतमी वलश्री के दान किए गए एक अभिलेख से प्राप्त होती है। और जो सातवाहन शासक थे ये दक्षिणापथ के स्वामी होते थे। दक्षिणापथ का मतलब है जो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है वह। तो ये जो सातवाहन शासक थे ये दक्षिणापथ के क्या होते थे? स्वामी। अब हम रेशम मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक जो है वो उसका आविष्कार चीन में हुआ था करीब 7000 साल पहले। तो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। और कितने साल पहले? 7000 वर्ष पहले। और क्या होता था, पहले तो इन्होंने इस तकनीक को बहुत समय तक छुपा के रखा, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ से व्यापारी पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ दूर दूर की जगहों पर ले जाते थे और साथ में कुछ रेशमी कपड़ा भी ले जाने लगे। जिस रास्ते से ये सब सामान ले जाते थे उसको रेशम मार्ग कहा गया। अब जो चीन के शासक हैं ये जो सामान है कभी कभी ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को भिजवाते थे, रेशमी कपड़े भी भिजवाते थे। और लगभग 2000 वर्ष पहले रोम के जो धनी लोग होते थे और रोम के जो शासक होते थे उनके लिए रेशम के वस्त्र पहनना फैशन बन गया। अब भारतीय उपमहाद्वीप में रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण था? जो कुषाण थे लगभग 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन हुआ करता था। इनका नियंत्रण हो गया रेशम मार्ग पर।
और इनके कुषाण के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे, पहला था पेशावर और दूसरा बिहार। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सोने के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम सबसे पहले कुषाण शासकों ने ही जारी किए थे। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। अब बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे होता है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो कुषाण है ना, उसका सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, जिसके शासनकाल में बौद्ध परिषद का गठन होता है। और ये कब की बात है? 1900 साल पहले की। इसके दरबार में अश्वघोष होते हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है बुद्ध चरित। यानी कि अश्वघोष की जो रचना है वो कौन सी है? बुद्ध चरित, जो कि बुद्ध की जीवनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? अश्वघोष की। आगे जान लेते हैं, जो बुद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास होता है जिसको कहा जाता है महायान। अब इस महायान की दो विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो पहले बौद्ध धर्म में मूर्तियां नहीं बनती थी, लेकिन महायान शाखा के विकास के बाद बौद्ध धर्म में बौद्ध जी की मूर्तियां बनने लगी। और यह मूर्तियां, जो केंद्र थे इन मूर्तियों के, वो मथुरा और तक्षशिला प्रमुख केंद्र थे। दूसरी ओर जो बोधिसत्व होते थे उनकी आस्था को लेकर परिवर्तन आया। जैसे कि बोधिसत्व का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करना। लेकिन महायान शाखा की उत्पत्ति के बाद जो बोधिसत्व थे इनकी आस्था को लेकर कुछ चीज़ें बदली और ये लोगों को शिक्षा देने लगे और सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। और इसका प्रसार भी हुआ, जैसे कि मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान वाले क्षेत्रों में। और बौद्ध धर्म का काफ़ी जगह प्रसार हुआ, जैसे भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में। साथ ही आगे चलकर यह थेरवाद के रूप में श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी इसका प्रसार होता है। अब हम बात करेंगे कि उस समय जो तीर्थयात्री थे उनकी जिज्ञासा क्या हुआ करती थी। तो जो तीर्थयात्री थे वो भारत में मतलब यात्रा करने के लिए आते थे और वो बुद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आते थे, बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर घूमने के लिए आते थे। तो इसमें से 3 प्रमुख यात्री हुए हैं। पहला चीनी यात्री फाहियान, जो करीब 1600 साल पहले भारत आए थे, और दूसरे ह्वेनसांग, जो कि 1400 साल पहले भारत आए, और ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद इत्सिंग भारत आते हैं। तीर्थयात्री का मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री का मतलब ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है कि तीर्थयात्री वे होते हैं, वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाया करते हैं, उनको हम तीर्थयात्री कहते हैं। अब नालंदा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बिहार में स्थित है और यह शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो ह्वेनसांग हैं उन्होंने नालंदा के बारे में वर्णन किया है। अब भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, आगे चलकर क्या होता है, देवी देवताओं का चलन होने लगता है, जिससे हिंदू धर्म को पहचान मिलती है। और प्रमुख देवता होते हैं शिव, विष्णु और दुर्गा। और जो भक्ति परंपरा है वो देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से ही फैलना शुरू हुई। और अब भक्ति क्या है? जैसे कि किसी देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा है उसको भक्ति कहा गया, और भक्ति का पथ है वो सबके लिए खुला है। अब जो भक्ति शब्द है इसकी उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। यानी कि भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध को भक्ति कहा गया। और एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, जो कि महाभारत का हिस्सा है। इसमें क्या है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो अपने भक्त अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। ये सब क्लास 6 की एनसीईआरटी में लिखा गया है। और आगे चलकर क्या होता है, धर्म के प्रसार के लिए आगे चलकर जो कलाकार हैं वो देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगते हैं। अब जो देवी देवता थे उनको विशेष सम्मान दिया जाता था, तो उनको विशेष स्थान पर जगह दी जाती थी मूर्तियों को। तो इन मूर्तियों को जिस जगह पर विशेष सम्मान दिया जाता था, जिन जगह पर इनको रखा जाता था, उनको क्या कहा जाता है? मंदिर। अब जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू शब्द है, जैसे इंडिया बना सिंधु से, इसी प्रकार
हिंदू शब्द भी निकला है और अरबों तथा ईरानियों के द्वारा उनके लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई? 7000 वर्ष पहले। और 2300 साल पहले चोल चेर पांड्य राज्य का उदय होता है। और 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में रेशम की मांग बढ़ने लगती है। और कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल जो कि 1900 वर्ष पहले होता है। और फाहियान भारत कब आता है? लगभग 1600 साल पहले। और 1400 साल पहले हुएन सेंग की भारत यात्रा होती है और अपार की शिव स्थिति की रचना की जाती है। आज की वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल सानिक से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शानिक्स पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 10वां अध्याय जो कि है नए साम्राज्य और राज्य। इसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? तो इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं, प्रशस्तियां क्या हैं, और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम वंशावलियों के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे हर्षवर्धन की और पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशन द्वितीय की प्रशस्तियां के बारे में बात करेंगे। और नए राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था और एक नए प्रकार की सेना का गठन हुआ, वह किस प्रकार से कार्य करती थी। दक्षिण के राज्यों में सभाएं किस प्रकार से होती थी और उस जमाने के जो आम लोग हैं उनका जीवन कैसा हुआ करता था। तो इन सब टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रशस्तियाँ क्या होती हैं। तो प्रशस्तियाँ एक विशेष किस्म का अभिलेख होती हैं। अभिलेख के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि अभिलेख किसी भी कठोर धातु या सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उन पर लिखा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। उन पर अब सामान्यतः जो राजा रानी हैं उनके आदेश लिखे होते थे। इसी प्रकार से प्रशस्ति होती थी। तो जो प्रशस्ति शब्द है ये संस्कृत शब्द है एक, और इसका अर्थ होता है प्रशंसा, यानी कि इन पर राजाओं की प्रशंसाएं लिखी जाती थी। इनको हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति। अब एक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त कौन है? पहले तो जो समुद्रगुप्त हैं वो गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं और जो उनकी प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिशेड़ ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी यूपीपीसीएस में बार बार पूछा जाता है और यूपीपीसीएस में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की है? तो उनके दरबारी कवि हरिशेड़ ने। याद रखेंगे कौन किसने की है? हरिशेड़ ने। और हरिशेड़ ने राजा समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि ये राजा एक योद्धा थे, युद्धों को जीतने वाले राजा हैं, विद्वान और उत्कृष्ट कवि भी हैं और ईश्वर के बराबर उन्होंने समुद्रगुप्त को बताया है। साथ ही हमें समुद्रगुप्त के बारे में उनके सिक्कों से जानकारी मिलती है। जो उनके सिक्के हैं उन पर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक महान कवि भी थे और वो मतलब वीणा भी बजाते थे। अब आगे हम देखते हैं समुद्रगुप्त की कुछ विजय नीतियाँ। तो जो समुद्रगुप्त थे काफ़ी महान राजा हुए हैं अपने शासनकाल के। और तो इन्होंने जो आर्यावर्त वाला क्षेत्र था उसके इन्होंने 9 शासकों को मतलब पूरी तरह से उखाड़ फेंका और उस साम्राज्य को अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। और जो दक्षिणावर्त था वहाँ पे इन्होंने 12 शासकों को हराने के बाद उन्हें समर्पण करने के लिए मजबूर किया। लेकिन बाद में जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने उनको वहाँ पर शासन करने की अनुमति दे दी थी। और पड़ोसी राज्य जैसे कि असम, तटीय बंगाल और नेपाल का क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग थे वो गुप्त वंश के लोगों को समुद्रगुप्त को क्या देते थे? उपहार देते थे, आज्ञा मानते थे और इनके दरबार में भी उपस्थित होते थे। और जो बाहरी इलाके थे जिसमें कुषाण, शक और श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है वहाँ के राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे किया। अब आगे हम देख लेते हैं वंशावलियाँ और महान उपाधियाँ। देखिए
समुद्रगुप्त के दादा परदादा रहे होंगे। तो सबसे पहले जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे देखिए मैं आपके 2 पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो मौर्य वंश है उसके संस्थापक तो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है और इनको महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। अब इनके पुत्र हुए हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बेटे कौन है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की माँ यानी कि चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? कुमार देवी, जो कि लिच्छवीगढ़ से थी। और समुद्रगुप्त को भी महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। उसके बाद इनके पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने पश्चिम भारत में शकों को हराया था। एक महत्वपूर्ण तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुई थी। शकों पर विजय के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अब आगे हम पढ़ लेते हैं हर्षवर्धन और उनकी जीवनी हर्षचरित के बारे में। तो जो हर्षवर्धन है इनका समयकाल आज से लगभग 1400 साल पहले माना जाता है। इनकी जानकारी के स्रोत हैं, हमें इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो हर्षवर्धन की जीवनी जो कि है हर्षचरित्र, वह इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी है। और किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में। दूसरा, विदेशी यात्री जो वेनशांग है वो इनके दरबार में आया था। तो हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन, हर्षवर्धन के काल का वर्णन दरबारी कवि वेनशांग ने किया है। सॉरी, दरबारी कवि नहीं है कि विदेश यात्री थे। आगे जो हर्षवर्धन है वो थानेश्वर के राजा बने। इन्होंने राजधानी अपनी कन्नौज को बनाया और बंगाल भी जीता। अब एक नर्मदा नदी थी तो एक युद्ध होता है पुलिकेशन द्वितीय, जो कि चालुक्य नरेश हैं और हर्ष के बीच में। हर्ष उत्तर भारत में हुआ करते थे और जो पुलिकेशन द्वितीय थे वो दक्षिण में, चालुक्य नरेश थे। तो जो चालुक्य नरेश थे पुलिकेशन द्वितीय, उन्होंने हर्ष को इधर दक्कन की ओर आने से रोक दिया था। तो इस युद्ध को भी हम याद रखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के कुछ महान राजवंश। तो सबसे पहले पल्लव राजवंश और दूसरा चालुक्य। तो पल्लव की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और इसका विस्तार जो था वो कावेरी नदी के डेल्टा तक था। और चालुक्य की राजधानी थी ऐहोल और ये धार्मिक केंद्र भी थी। साथ ही इसका विस्तार कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था, रायचूर वाले क्षेत्र में। तो इन दोनों की राजधानी और इनका क्षेत्र याद रखेंगे। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्य वंश की राजधानी थी ऐहोल। अब इन दोनों के बीच संघर्ष होता रहता था। किस बात को लेकर? उपजाऊ भूमि और राजधानियों पर आक्रमण करते थे ये लोग। अब आगे हम देख लेते हैं पुलिकेशन द्वितीय की प्रशस्ति। तो जो पुलिकेशन द्वितीय की प्रशस्ति है इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखी है। और अभी इससे पहले हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पढ़ी थी, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिशेड़ ने की थी। और पुलिकेशन द्वितीय की प्रशस्ति किसने लिखी है? इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति जी ने। अब ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुए हैं। और पुलिकेशन द्वितीय के बारे में उनकी प्रशस्ति में रवि कीर्ति लिखते हैं कि इन्हें जो ये साम्राज्य है, राज्य है, इनके चाचा जी से मिला था। और इनके बारे में लिखते हैं कि इन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर अभियान चलाए। इन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था। और पल्लव राजा जो पल्लम राजा हुए थे उनको कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपने को इन्होंने मजबूर कर दिया था। आगे देखते हैं कि राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था। तो यहाँ दक्षिण भारत में जो राज्य हुए वहां पर पद जो था वो आनुवांशिक हुआ करता था। एक व्यक्ति कई कई पद धारण करता था और स्थानीय प्रभाव भी था। जैसे कि आनुवांशिक पद में जैसे बेटे जो होते थे वो अपने पिता का पद पाते थे। एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं, जो कवि हरिशेड़ हैं उनको अपने पिता की उपाधि मिली थी महादंड नायक। अब एक व्यक्ति कई कई पद पाता था। जैसे जो हरिशेड़ हैं वो महादंड नायक भी थे, कुमार मात्य मतलब मंत्री भी थे और संधि विग्राहक भी थे, यानी कि युद्ध शांति के मंत्री। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को काफी सारी उपाधियां मिलती थी। और स्थानीय प्रभाव में जो बैंकर होते थे उनको नगर श्रेणी, व्यापारी को शार्तवाह और शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहा जाता था। और प्रशासन में इनका बोलबाला हुआ करता था। आगे हम बात करेंगे एक नए प्रकार की सेना। इस समय सेना का गठन कैसे हुआ? देखिए कुछ जगह तो वही पारंपरिक चीजें थी, जैसे कि कुछ पैदल, कुछ हाथी, रथ, घुड़सवार, ये सब सेना थी। लेकिन एक नई व्यवस्था का भी मतलब स्थापना हुई, जिसमें
सैन्य नायकों को नियमित मतलब नियुक्त किया जाता था, लेकिन इनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इनको उनके काम के बदले क्या दिया जाता था, भूमि दी जाती थी और ये लोग उस भूमि से कर वसूलते थे। उसके बाद सेना नायकों की क्या भूमिका होती थी, ये जो सेना नायक हैं ये सेना की और घोड़ों की देखभाल करते थे, राजा को सैन्य सहायता देते थे, साथ ही युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। आगे चल के क्या प्रभाव होता है कि जो सैन्य नायक हैं उनको इतनी शक्ति मिली हुई थी तो अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं और ये स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद दक्षिण के राज्यों में सभाएं, ये कुछ मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके स्रोत क्या हैं, दक्षिण भारत में जो सभाएं हैं उसके हमें स्रोत क्या मिलते हैं। तो जो पल्लवों के अभिलेखों से हमें स्थानीय सभाओं के उल्लेख मिलते हैं। तो जो प्रमुख सभाएं थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी, पहले सभा, दूसरी उर और तीसरी नगरम। तो 3 प्रकार की सभाएं थी, सभा, उर और नगरम। सभा का जो स्वामी था, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन हुआ करती थी और नगरम व्यापारियों का संगठन हुआ करती थी और उर सामान्य ग्राम सभा थी, इसमें कोई भी ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होता था। इनके कार्य क्या थे, सिंचाई व्यवस्था देखना, खेतीबाड़ी की व्यवस्थाएं देखना, सड़क निर्माण कराना और मंदिरों की देखरेख करना। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ की सभाएं जो स्थानीय सुशासन है उसको मजबूती का प्रदान करती थी और ये उसका उदाहरण भी है। ये जो सभाएं हैं इससे हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत में सुशासन काफी मजबूत हुआ करता था। अब उस जमाने के आम लोगों का जीवन कैसा था, तो पहले तो उच्च वर्ग और दूसरा था आमजन। तो जो उच्च वर्ग है, अब इसके कालिदास के नाटक से हमें कुछ जानकारी मिलती है। कालिदास के नाटक से हमें पता चलता है कि जो राजा और अधिकांश ब्राह्मण थे वह संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो अन्य लोग थे और महिलाएं थी वह प्राकृत बोला करती थी। और एक गरीब मछुआरे के साथ एक जो राजा मतलब राज कर्मचारी है उसके दुर्व्यवहार की बात भी कालिदास के नाटक में मिलती है। अब कालिदास का एक महत्वपूर्ण नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नामक राजा व शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मतलब किसका नाटक है, कालिदास का। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो आमजन है इनके बारे में फाहियान है वो अपनी मतलब कृतियों में, अपनी रचनाओं में वर्णन करते हैं कि अछूतों को शहर से बाहर रहने दिया जाता था और जब वो बाजार आते थे तो लकड़ियां पीट कर आते थे, जिससे मतलब कुछ बजा कर आते थे जिससे वहां के लोगों को पता चल जाए और वो उन्हें छू ना सकें। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 10वां अध्याय जो कि है नए साम्राज्य और राज्य, इसको कंप्लीट किया है और कोशिश की है कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जा सके। और इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सानिक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त करके रिवीजन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सीरीज का फायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 11वां अध्याय और ये क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के सभी चैप्टर्स को हमने ऐसे ही कवर किया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है 11th चैप्टर इमारतें, चित्र तथा किताबें, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि लौह स्तंभ क्या हैं और ईंटों और पत्थरों की इमारतें जो बनती थी वह किस प्रकार से बनती थी। इसके अंतर्गत स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे, चित्रकला पर बात करेंगे, पुस्तकों के बारे में बात करेंगे और पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण किस प्रकार से किया गया, आम लोगों द्वारा जो कहानियां कही जाती थी उन पर बात करेंगे और विज्ञान की पुस्तकें जो होती थी उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लौह स्तंभ हैं वो क्या होते हैं। तो एक लौह स्तंभ है जो कि मेहरौली दिल्ली में है और ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और यह लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह गुप्त काल में बनवाया गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनका इस मेहरौली स्तंभ से संबंध बताया जाता है। अब इस स्तंभ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं।
तो ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई है वो लगभग 7 मीटर है और इसका वजन करीब 6 टन है और यह जंग प्रतिरोध है, यानी कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इसमें जो लेख लिखे हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, साथ ही ब्राह्मी लिपि में, और यह लौह स्तंभ धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्तूप निर्माण कला क्या है, यानी कि स्तूप क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है। तो स्तूप का अर्थ होता है टीला, यानी कि जो टीला नुमा संरचना होती है उसको हम स्तूप कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी बुद्ध के अवशेष हैं उनको संरक्षित किया जाता है। और प्रदक्षिणा पथ, ये देखो ये जो है ये स्तूप का स्ट्रक्चर है। और एक प्रमुख स्तूप है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इस स्तूप में क्या है, ये तोरण द्वार है एक, ये इस पे अलंकरण किया जाता है, इसको तोरण द्वार कहते हैं। ये प्रवेश द्वार है ना। और उसके बाद ये जो है ये वेदिका है, इसके पथ को जो घेर रही है, ये प्रदक्षिणा पथ को, ये एक रेलिंग वेदिका बनाई गई है। और तोरण है, ये धातु मंजूषा है जहाँ पर बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं आरंभिक हिंदू मंदिर हैं वो किस प्रकार से बना करते थे। तो सबसे पहले इसमें गर्भगृह होता था, साथ ही शिखर होता था और एक मंडप होता था। तो एक प्रमुख उदाहरण है मंदिर का ऐहोल का दुर्गा मंदिर, जो कि 1400 साल पुराना है। अब जो गर्भगृह है उसका क्या है यूज, वहां पर जो मुख्य स्थान है एक, वहां पर क्या है मूर्ति रखी जाती थी। और जो शिखर है वो गर्भगृह के ऊपर का टावर होता था, उसको गर्भगृह कहते थे। मंडप सभागार होता था जहां पर लोग इकट्ठा होते थे पूजा प्रार्थना करने के लिए। अब हम जानेंगे कि एकाश्म मंदिर किस प्रकार से बनाए जाते थे। एकाश्म का मतलब होता है एक ही पत्थर को तराश कर, मतलब मंदिर का निर्माण करना। एक ही पत्थर है उसको तराश कर क्या किया जा रहा है, मंदिर का निर्माण। अब इनकी निर्माण विधि क्या होती थी, जैसे जो ईंट के मंदिर हैं वो नीचे से नींव भर के जाती है, ऊपर को बनते हैं। लेकिन ये जो एकाश्म मंदिर है ये किसी बड़े पत्थर को, चट्टान को ऊपर से काट काट कर नीचे तक लाए जाते थे। अब इसका एकाश्म मंदिर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। अब इन मंदिरों के निर्माण के पीछे लोग कौन होते थे, तो पहले तो प्रक्रिया क्या होती थी, इन पत्थरों को ढूंढना, खोदना, तराशना और फिर लगाना। और धन कहाँ से आता था, जो राजा रानी हैं, व्यापारी हैं, कृषक हैं, लोहार, सुनार, ये सब मंदिरों के निर्माण के लिए धन देते थे। अब विशेष तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि सांची का जो तोरण बना है ना, उसमें जो काम किया है वो एक हाथी दांत बनाने वाले श्रमिक ने किया है, मतलब हाथी दांत का काम करता था वो श्रमिक। तो इस प्रकार से अनेक अनेक लोग मिलकर मंदिरों का, स्तूपों का निर्माण करते थे। चित्रकला के बारे में हम ये पढ़ लेते हैं, अजंता की गुफाएं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए खोदी गई गुफाएं हैं, मतलब पहाड़ों में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी। इन गुफाओं में पहले अंधेरा हुआ करता था, तो यहाँ पे जो चित्र हैं वो मशाल की रोशनी में बनाए गए थे। और जो चित्र बनाए गए उनके लिए पौधों व खनिजों के प्राकृतिक रंग का यूज किया गया था। और ये रंग इतने पक्के हैं कि करीब 1500 साल बाद भी इनकी चमक ऐसे ही बरकरार है। आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण के महाकाव्य। पुस्तकों की दुनिया में अब हम चलते हैं, तो यहाँ पर जो प्रमुख पुस्तक हैं हम देख लेते हैं। एक शिल्पादिकारम है, दूसरी पुस्तक है मणिमेखलई। तो शिल्पादिकारम के जो लेखक हैं वह हैं इल्लागो, और ये 1800 साल पहले हुए थे। और इसमें कथा है कोवलन और कन्नगी की दुखद कहानी इसमें चित्रित है, किसमें, शिल्पादिकारम में। और शिल्पादिकारम किसकी रचना है, इलांगो की। उसके बाद मणिमेखलई जिसके लेखक हैं सतनार, और ये करीब 1400 साल पहले लिखी गई थी। इसमें कोवलन की और माधवी की बेटी की कहानी का वर्णन किया गया है। कालिदास के बारे में जान लेते हैं। तो जो कालिदास हैं ये संस्कृत के महान कवि हुए हैं आज से लगभग 1600 साल पहले। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है हम याद रखेंगे मेघदूत। इससे पहले हमने कालिदास का एक नाटक पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम, वो भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कालिदास की एक और रचना है मेघदूत, जिसमें एक विरही प्रेमी द्वारा बादल को संदेश वाहक बनाने की कविता लिखी गई है।
और इसमें मानसून एवं प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। पुराण और संस्कृत महाकाव्य। तो सबसे पहले जो पुराण है उसका मतलब होता है, अर्थ होता है प्राचीन, और यह सरल संस्कृत भाषा में होते थे। पुराणों की संख्या आप बताइए, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। आगे जो पुराण है सरल संस्कृत में होते थे और जो शूद्र और महिलाएं हैं वो इनको सुन सकते थे। आगे जो महाभारत है उसके रचनाकार हैं वेद व्यास, और इसमें कौरव और पांडव के युद्ध की कथा है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है वह महाभारत का ही एक हिस्सा है। और जो रामायण है इसमें राम सीता की कथा है और यह वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। आगे आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रमुख खगोल शास्त्री रहे हैं और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो इनकी एक पुस्तक है आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट की पुस्तक क्या है? आर्यभट्टियम, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब इस पुस्तक में उन्होंने 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। पहला तो ये कि दिन रात मतलब जो होते हैं वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होते हैं। दूसरा, जो ग्रहण होते हैं उनके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। और तीसरा, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की सटीक विधि का वर्णन किया है। अब हम जानेंगे शून्य और आयुर्वेद के बारे में। तो जो शून्य है ये भारतीय गणितज्ञों का ही आविष्कार है। बाद में इसको अरबों ने अपनाया और ये फिर ये यूरोप पहुंच गया। तो शून्य का आविष्कार किसने किया? भारतीय गणितज्ञों ने। आयुर्वेद में 2 प्रमुख विद्वान हैं। पहले हैं सुश्रुत, जिनकी पुस्तक है सुश्रुत संहिता, जिसमें उन्होंने शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन वगैरह जो होता है उसके बारे में वर्णन किया है। दूसरी चरक की पुस्तक है चरक संहिता, जिसमें उन्होंने औषधि शास्त्र के बारे में बताया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो स्तूप निर्माण की शुरुआत है वह 2300 साल पहले हुई थी। वहीं दूसरा, जो अमरावती है वह लगभग 2000 साल पहले हुआ करता था यहाँ पे मंदिर। कालिदास 1600 साल पहले, और 1500 साल पहले करीब लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता और आर्यभट्ट, और 1400 साल पहले दुर्गा मंदिर ऐहोल का निर्माण होता है। और इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 11वां अध्याय, जो कि है इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसको भी कंप्लीट किया है। और आज क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का लाभ हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।